कभी कभी एक साधारण सा सवाल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है। ऐसा ही हुआ उस रानी के साथ, जिसने एक दिन मछुआरिन से यूं ही पूछ लिया, बताओ ये मछली नर है या मादा। बस इतना कहना था कि टोकरी में रखी मछलियां जोर जोर से हंसने लगीं। रानी का चेहरा पीला पड़ गया। क्यों हंसी वो मछलियां? क्या रानी ने कोई अनजानी गलती कर दी थी, या उस हंसी के पीछे छिपा था कोई गहरा रहस्य? बहुत समय पहले एक राज्य पर बड़े प्रतापी राजा राज किया करते थे। राजा न सिर्फ बलवान थे, बल्कि न्याय प्रिय और प्रजा के बड़े दयालु शासक माने जाते थे। अब हुआ यूं कि उसी नगर में एक मछुआरिन रहती थी। रोज अपने सिर पर मछलियों से भरी टोकरी रख गली गली घूमती और पुकारती, मछली ले लो, मछली ले लो, ताजी मछली ले लो। एक दिन वह यूं ही पुकारती हुई राजमहल के पास से गुजरी। रानी ने जब उसकी आवाज सुनी तो बोली, ए मछुआरिन, इधर आ, आज मैं भी तुमसे एक मछली खरीदूंगी। मछुआरिन बोली, जैसी आज्ञा रानी माँ। वह आगे बढ़ी, उसने सिर से टोकरी उतारी और रानी के सामने रख दी और बोली, लीजिए रानी माँ, देखिए कौन सी मछली पसंद है। रानी ने झुककर देखा, भीतर एक बड़ी सी मछली थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, यह बता, यह मछली नर है या मादा? रानी की यह बात सुनते ही टोकरी के अंदर से मछली ने जोर से हंसना शुरू कर दिया, जैसे कोई मनुष्य खिलखिला रहा हो। रानी चौंकी और मछुआरिन भी सकपका गई, पर उसने तुरंत कहा, रानी माँ, यह नर मछली है। रानी बोली, तो फिर इसे मैं नहीं खरीदूंगी। मेरे महल में राजा के अलावा कोई भी पुरुष प्राणी प्रवेश नहीं कर सकता। मैं तो मादा मछली ही लूंगी। बस इतना सुनना था कि टोकरी में पड़ी बाकी मछलियां भी हंसने लगीं। अब तो रानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बड़बड़ाती हुई महल के अंदर चली गई और मछुआरिन भी कुछ समझ न पाई। उसने टोकरी उठाई और बड़बड़ाती हुई अपने रास्ते चली गई। उसे भी भीतर भीतर डर लग रहा था। आखिर मछलियां हंस कैसे सकती हैं भला? शाम ढली तो राजा महल लौटे। देखा, रानी के चेहरे पर मुस्कान तो दूर, शिकन तक पड़ी थी। राजा ने पूछा, क्या बात है रानी, आज बड़ी गंभीर लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं? रानी ने ठंडी सांस भरी और बोली, महाराज, आज एक अजीब बात हुई। मैं एक मछुआरिन से मछली खरीदना चाहती थी। मैंने पूछा, यह नर है या मादा? तो वह मछली जोर जोर से हंस पड़ी और बाकी सारी मछलियां भी हंसने लगीं। मुझे यह जानना ही होगा कि वे मछलियां क्यों हंसी। अगर इसका कारण न पता चला तो मैं विषपान कर लूंगी। राजा ने कहा, अरे रानी, मछलियां हंसती हैं क्या? कहीं तुमने सपना तो नहीं देखा? रानी बोली, नहीं महाराज, न सपना देखा न भ्रम हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। मछलियां सचमुच हंसी थीं। राजा चकित रह गए। बोले, तो यह तो अत्यंत विचित्र बात है। इसका रहस्य तो सुलझाना ही पड़ेगा। दूसरे दिन राजा ने दरबार लगाया और ऐलान कर दिया, जो कोई यह बताएगा कि वह मछलियां क्यों हंसी, उसे उचित इनाम दिया जाएगा। पूरा दरबार, कोई कुछ नहीं बोल सका। तब राजा ने अपने प्रमुख मंत्री की ओर देखा और कहा, मंत्री, अब यह काम तुम्हारे ही हाथ में है। मुझे हर हाल में जानना है, मछलियां क्यों हंसी थीं। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह रहस्य बहुत गूढ़ प्रतीत होता है। मुझे 6 महीने का समय दीजिए। राजा बोले, ठीक है, पर ध्यान रहे, 6 महीने बाद यदि उत्तर न मिला तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। बस यह सुनते ही मंत्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोला, जो आज्ञा महाराज। घर लौटते समय मंत्री का चेहरा पीला पड़ा था। उसने आकाश पाताल एक कर डाला। विद्वानों से पूछा, साधु संतों, ज्योतिषियों, तांत्रिकों से मिला, वेद पुराण छाने और हर ज्ञानी की चौखट खटखटाई, पर कहीं से कोई उत्तर न मिला। देखते ही देखते 5 महीने यूं ही गुजर गए और अब मंत्री की चिंता ने चरम रूप ले लिया। दिन पर दिन मंत्री की नींद, भूख और सुख चैन सब उजड़ गया और उसका शरीर सूख कर कांटा बन गया। जब 5 महीने बीत चुके तब मंत्री के मन में भय के बादल और गहरे हो गए। वह सोचने लगा, अब तो निश्चित ही मेरी मृत्यु तय है। 6 माह का समय बस 1 महीने बाकी रह गया है और आज तक मैं यह न जान सका कि मछली क्यों हंसी थी। राजा का क्रोध शांत होने वाला नहीं और जब मैं मरूंगा तो वह गुस्सा मेरे बेटे पर भी निकालेगा। ये सोचते सोचते एक दिन उसने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम लिख दी। फिर उसने बेटे को बुलाया और बहुत दुखी मन से बोला, बेटा, तुम जानते हो मैं राजा के दरबार में मंत्री हूँ। जो प्रश्न राजा ने दिया है उसका उत्तर मैं नहीं दे पा रहा। 6 महीने बाद जब मैं उत्तर न दे पाऊंगा तो राजा मुझे मृत्यु दंड देगा। पर इतना जान लो, मेरे मरने के बाद राजा का क्रोध ठंडा नहीं होगा, वह तुम्हें भी सताएगा। इसलिए बेटा, तुम अभी राज्य से बाहर निकल जाओ, कुछ दिन परदेश घूम आओ। जब राजा का क्रोध शांत हो जाए तब लौट आना। मंत्री का पुत्र बहुत ही बुद्धिमान और रूपवान युवक था। पिता की बातें सुन वह भावुक हो उठा, उनके चरणों में गिर पड़ा, आशीर्वाद लिया और दृढ़ निश्चय के साथ अकेला पैदल ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने मन में निश्चय किया कि वह किसी न किसी तरह अपने पिता की मदद करेगा। चलते चलते वह कई नगरों से गुजरा, कई लोगों से मिला, पर किसी से कोई उत्तर न मिला। एक दिन वह एक गांव में जा पहुंचा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक वृद्ध किसान से हुई। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। किसान भी अपने खेतों से लौट रहा था। दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ता लंबा
था तो बातचीत शुरू हो गई। किसान बोला, बेटा अच्छा हुआ जो तुम मिल गए, सफर लंबा है, बातों बातों में राह कट जाएगी। मंत्री के पुत्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बाबा, साथ चलना अच्छा रहेगा। यूं ही बातचीत करते हुए कुछ दूर चलते चलते मंत्री का पुत्र बोला, बाबा अगर हम एक दूसरे को धो डालें तो रास्ता आसान हो जाएगा। किसान ठिठक गया, मन ही मन बोला, अरे यह कैसा पागल है, आदमी को धोने की बात कर रहा है, बड़ा अजीब आदमी मिला है। पर कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुरा दिया। दोनों आगे बढ़ते रहे। आगे गेहूं के खेत मिल गए। खेतों में गेहूं की फसलें लहलहा रही थीं। गेहूं पककर सोने सी चमक रहे थे। मंत्री के पुत्र ने खेत की ओर इशारा करके पूछा, बाबा ये बताओ, ये खेत खाया गया है या खाया जाएगा? अब किसान के माथे पर बल पड़ गए। सोचा, अरे ये लड़का तो बिल्कुल मूर्ख है, खेत कभी खाए जाते हैं क्या? पर उसने कुछ जवाब न दिया और बस इतना बोला, बेटा इसका मुझे ठीक ठीक ज्ञान नहीं। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव जा पहुंचे। वहां मंत्री के पुत्र ने कहा, बाबा 2 घोड़े लाओ, पर ध्यान रहे गलती से भी गड़बड़ मत करना। अब तो किसान की सहन शक्ति जवाब देने लगी। मन ही मन सोचने लगा, कभी हंसाता है, कभी उलटी बातें करता है, ये लड़का या तो पागल है या कोई अनजान ढोंगी। पर फिर भी उसने कुछ न कहा और चुपचाप साथ चलता रहा। थोड़ी देर बाद दोनों एक बड़े नगर में पहुंचे। नगर बहुत बड़ा था। नगर में चारों ओर भीड़ थी, बाजारों में रौनक थी। पर दुर्भाग्यवश किसी ने भी दोनों से यह नहीं कहा, थोड़ी देर रुकिए, पानी पीजिए, विश्राम कर लीजिए। मंत्री के पुत्र ने मुस्कुराकर कहा, अरे बाबा ये तो कब्रों का नगर है। किसान की आंखें फैल गईं। कब्रों का नगर, इतने जीवित लोग और इसे कब्र कह रहा है, सच में यह बिल्कुल पागल है। अब आगे चलते हुए दोनों एक श्मशान के निकट पहुंचे। वहां कुछ लोग अपने प्रियजनों की याद में राहगीरों को रोटियां, मिठाइयां और प्रसाद बांट रहे थे। जो भी वहां जाता उसका आदर सत्कार करते। यह देखकर मंत्री पुत्र बोला, वाह क्या अद्भुत नगर है यह, जहां मरने वालों के नाम पर लोग जीवितों को खिलाते हैं। किसान अब मन ही मन हंसने लगा। बोला, इस पागल का क्या ठिकाना, अभी तो यह पानी को आग कहेगा और धरती को आकाश। इतना सोच ही रहा था कि सामने एक नदी आ गई। किसान ने कपड़े जूते उतारे और पानी में उतरा, पर मंत्री का पुत्र वैसे ही जूते पहने, कपड़े पहने सीधा नदी पार कर गया। किसान ने माथा पकड़ा, ऐसा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। भला जूते कपड़े पहने नदी पार करते हैं क्या? पर मंत्री पुत्र शांत भाव से आगे बढ़ता गया। रास्ते के अंत में किसान बोला, बेटा अब मेरा घर आ गया, चलो आज की रात मेरे घर ठहर जाओ, कल अपनी राह पकड़ लेना। मंत्री पुत्र ने कहा, आपकी दयालुता देखकर मुझे प्रसन्नता हुई, पर एक बात बताइए, क्या आपके घर के दरवाजे और कुंडी मजबूत हैं? किसान हक्का बक्का रह गया। मन ही मन बोला, अब यह कैसी बेतुकी बात है, घर बुलाया है और यह दरवाजे की कुंडी पूछ रहा है। थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, चलो बेटा आओ मेरे साथ। दोनों धीरे धीरे घर की ओर चल दिए। रास्ते भर किसान उस युवक की अजीब बातों पर सिर हिलाता रहा। घर पहुंचकर किसान ने मंत्री पुत्र को भीतर के कक्ष में ठहराया, उसे पानी दिया, बैठने को आसन दिया और बोला, थोड़ा विश्राम कर लो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह अपनी पत्नी और बेटी के पास गया और सारी बातें उन्हें बताने लगा। किसान बोला, अरे सुनो, आज रास्ते में एक अजीब आदमी मिला है। रूप रंग से तो कुलीन लगता है, पर बातें इसकी बड़ी मूर्खतापूर्ण है। मैंने कहा मेरे घर चलो तो बोला, क्या तुम्हारे दरवाजे और कुंडी मजबूत हैं? ये सुनकर किसान की बेटी, जो बहुत बुद्धिमान और तेज थी, बोली, पिताजी वह मूर्ख नहीं, बहुत चतुर युवक है, वह संकेतों में बात करता है। दरवाजा और कुंडी मजबूत होने का मतलब यह था। क्या आपके घर में मेहमान के ठहरने की व्यवस्था है? क्या आप मेरा सत्कार कर पाएंगे? किसान बोला, अरे वाह बेटी, मैंने तो उसकी बातों का गलत अर्थ निकाल लिया। बेटी मुस्कुराई और बोली, पिताजी जब रास्ते में उसने कहा था चलो हम एक दूसरे को धो डालें, तो उसका आशय यह था कि रास्ता लंबा है, एक दूसरे को कहानी सुनाकर सफर कट जाएगा, वही कहने का उसका ढंग था। किसान ने आश्चर्य से बेटी की ओर देखा और बोला, अरे तो ये बात थी, मैं तो व्यर्थ में उसे मूर्ख समझता रहा। फिर किसान बोला, बेटी जब हम गेहूं के खेत से गुजर रहे थे तब उस लड़के ने पूछा था, ये खेत खाया गया है या खाया जाएगा, अब इसका क्या मतलब हुआ? किसान की बेटी मुस्कुराई और बोली, पिताजी इतनी सी बात भी आप नहीं समझ पाए। वह जानना चाहता था कि उस खेत का मालिक कर्जदार है या नहीं। अगर मालिक पर किसी महाजन का कर्ज है तो समझो उसका गेहूं पहले ही महाजन ने खा लिया है, क्योंकि फसल का दाम तो सीधा उसी के घर जाएगा। और अगर खेत का मालिक कर्ज मुक्त है तो वही गेहूं खाएगा, मतलब अपनी मेहनत का फल खुद भोगेगा। किसान ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटी बात तो बिल्कुल ठीक कही तूने, पर बेटी जरा यह भी सुनो। उसने एक और बात कही थी। जब हम गाँव पहुँचे तो मुझे एक छुरी देकर बोला, 2 घोड़े लाना, गलती से भी गड़बड़ मत करना। अब इसका क्या मतलब हुआ? किसान की बेटी हंस पड़ी। पिताजी वह कह रहा था कि जब हम लंबा सफर तय करते हैं तो 2 चीजों की जरूरत होती है, रोटी और लाठी की। घोड़े से उसका आशय था रोटी, जो यात्रा की ऊर्जा है, और छुरी से आशय था लाठी, जो सुरक्षा का साधन है। वह यह कहना चाहता था कि इन दोनों को साथ रखना मत भूलिएगा। किसान अब उस युवक को और भी गहराई से समझने लगा। फिर किसान बोला, बेटी एक बात और सुन। जब हम एक बड़े गांव से गुजरे तो उसने कहा, यह तो बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। और फिर जब आगे एक श्मशान आया जहाँ रोटियां और प्रसाद बांटा जा रहा था तो बोला, वाह क्या चमत्कारी शहर है। अब यह सब क्या
समर्थ रखता है। किसान की बेटी शांत भाव से बोली, पिताजी, उस युवक ने एकदम सत्य कहा था। जिस नगर से आप गुजरे वहाँ न किसी ने आपको पानी दिया, न अतिथि सत्कार किया, न राहगीर को बैठने तक को कहा। तो ऐसे लोग भले जीवित हों पर आत्मा से मृत हैं। वह नगर सच में कब्रिस्तान से भी गया बीता था। और जहाँ आपने प्रसाद पाया, रोटियां मिली, सत्कार हुआ, वह नगर जीवित था। इसलिए उसने कहा कि यह चमत्कारी शहर है, क्योंकि वहाँ प्रेम, दया और सम्मान था। किसान अब पूरी तरह आश्वस्त हुआ और बोला, बेटी, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। वह तो बहुत विद्वान निकला। उधर मंत्री का पुत्र यह सारी बातें सुन रहा था। उसने मन ही मन कहा, यह किसान की बेटी तो अद्भुत ज्ञानी है, शायद यही मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके। तुरंत वह किसान और उसकी बेटी के पास गया और बोला, सुनो, मैं कोई साधारण राहगीर नहीं, मैं राज्य के मंत्री का पुत्र हूँ। हमारे महाराज की रानी ने एक दिन मछुआरिन से मछली खरीदनी चाहिए, और जब उसने मछुआरिन से पूछा कि यह मछली नर है या मादा, तो टोकरी में रखी सारी मछलियाँ जोर जोर से हंस पड़ी। रानी ने यह बात राजा को बताई। राजा ने मेरे पिता से पूछा, और अब मेरे पिता को 6 महीने का समय मिला है उत्तर देने का, नहीं तो उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। 5 महीने बीत चुके हैं और रहस्य अभी तक नहीं खुला। किसान की बेटी मुस्कुराई और बोली, इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है। जब किसी मछली को काट दिया जाता है, धोकर आग में पकाया जाता है, तो वह न नर रहती है न मादा। उसमें अब कोई लिंग का भेद नहीं रहता, वह केवल मांस बन जाती है। रानी की यही मूर्खता थी कि वह नर मादा का प्रश्न पूछ रही थी। इसी अज्ञानता पर वे मछलियां हंसी थीं। मंत्री का पुत्र यह सुनकर जैसे प्रकाश पा गया। उसने किसान की बेटी के चरण छू लिए और बोला, तुमने मेरे पिता की जान बचा ली। इतना कहकर वह तुरंत राजा के नगर लौटा और अपने पिता से सब कुछ कह सुनाया। अगले दिन मंत्री ने राजा के दरबार में जाकर उत्तर सुनाया। राजा ने जब यह व्याख्या सुनी तो मुस्कुराते हुए बोले, सच कहा मंत्री, रानी की जिज्ञासा मूर्खतापूर्ण थी। जब मछली का मांस अलग हो चुका होता है, तब उसमें नरमादा का भेद कहाँ रह जाता है। इसी मूर्खता पर मछलियां हंसी होंगी। तुम्हारा पुत्र वास्तव में बड़ा बुद्धिमान है। राजा ने मंत्री को दंड से मुक्त कर दिया और प्रसन्न होकर कहा, अब तुम्हारे पुत्र का विवाह उसी कन्या से होना चाहिए जिसने यह उत्तर दिया। राजा की आज्ञा अनुसार मंत्री का पुत्र फिर किसान के घर गया और किसान से विवाह का प्रस्ताव रखा और बोला, बाबा, आपकी पुत्री अत्यंत बुद्धिमान है। यदि आप अनुमति दें तो मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। किसान सहर्ष राजी हो गया और बोला, बेटा, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। मेरी बेटी का हाथ तुम्हें सौंपकर मैं गर्व महसूस करूंगा। इस प्रकार मंत्री का पुत्र और वह चतुर किसान की बेटी विवाह बंधन में बंध गए। फिर क्या था, बुद्धि और विद्या का मिलन हुआ। मंत्री का पुत्र और किसान की पुत्री सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। निष्कर्ष, मछुआरिन और रानी के बीच हुआ छोटा सा सवाल आखिरकार पूरे राज्य के लिए एक बड़ी सीख बन गया। रानी की जिद ने राजा को बेचैन किया, राजा की जिज्ञासा ने मंत्री को व्याकुल किया, और मंत्री की असमर्थता ने उसके पुत्र को उस किसान की बेटी तक पहुंचा दिया, जिसकी बुद्धि ने सबको मौन कर दिया। जिस उत्तर की खोज में पूरा दरबार सिर खपा रहा था, वह सच्चाई एक साधारण घर की देहरी पर मिल गई। रानी को एहसास हुआ कि हर सवाल सोच समझकर ही पूछना चाहिए, क्योंकि बिना विचार किया गया प्रश्न कभी कभी अपने ही मान और प्रतिष्ठा को धूमिल कर देता है। राजा ने सीखा कि ज्ञान पद या वैभव से नहीं, बल्कि विनम्रता और सुनने की समझ से मिलता है। सीख, बुद्धिमत्ता न पद की मोहताज होती है न धन की। असली ज्ञान उस मन में जन्म लेता है जो दूसरों की बात सुनकर आत्मचिंतन करके समस्याओं का हल खोजता है, और जो छोटे को छोटा समझ ले वह दरअसल अपनी ही समझ को छोटा कर लेता है। सच्चा ज्ञानी वही है जिसमें सीखने की विनम्रता और समझने की दृष्टि दोनों हो। क्या आप मानते हैं कि बोलने से पहले सोचना जरूरी है? कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिए। अगर इस कहानी ने आपके मन में एक सोच जगाई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी में भी छिपा होगा एक नया सबक, एक नई सीख।